नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ में आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में खरीफ मौसम में बाजरा की खेती बड़े क्षेत्र में की जाती है और अच्छी वर्षा होने के बाद इसकी बुआई करना अच्छा होता है। तो जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वे इससे अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई किस तरह से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। जैसा कि किसान भाई हम देख रहे हैं कि अब खरीफ में जो बाजरे की फसल आप उगाना चाहते हैं उसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर ध्यान दें। बात करते हैं उन्नतशील बीज की और प्रजाति की। प्रजाति की बात करें तो बाजरा में हाइब्रिड जिसे संकर कहते हैं इसका अच्छा उत्पादन मिलता है। तो संकर के लिए हम देखें ICMH 365 है या जवाहर बाजरा संकर हाइब्रिड जिसे कहते हैं, वो जैसे जवाहर बाजरा 1, जवाहर बाजरा 2, जवाहर बाजरा 3, ये जो प्रजातियां हैं ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा विकसित थी, इनका उपयोग कर सकते हैं। या प्राइवेट कंपनियों में देखें हम प्रो एग्रो 9444 या 9450 जो वैरायटी है इसका उपयोग कर सकते हैं। JK गोल्ड वैरायटी है उसका उपयोग कर सकते हैं आप। संकुल जिन्हें हम कहते हैं उन प्रजातियों में जो प्रमुखता है जवाहर बाजरा 1, जवाहर बाजरा 2 और जवाहर बाजरा 3, राज 171 करके प्रजाति है, आप इसको लगा सकते हैं। फसल की अच्छी बढ़वार हो और अधिक पैदावार मिले इसके लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए किसान कौन सा उर्वरक ले और इसका प्रयोग किस तरह से करें, आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कोई भी फसल उगाएं तो उसके लिए क्षेत्र या प्रक्षेत्र की जो चुनाव है मिट्टी का वो बहुत ज़रूरी है। तो बाजरा के अच्छे उत्पादन के लिए हम देखें कि बलुई दोमट मिट्टी जो होती है इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। दूसरा साथ साथ ध्यान देखें कि जल भराव उस मिट्टी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल भराव होने पर फसल की जो वृद्धि होती है, विकास होता है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद तैयारी की बात करें मिट्टी की तो सबसे पहले देखें कि जो भी आपने क्षेत्र या खेत हैं आपके उनको 3 से 4 बार अच्छी तरह से जुताई करें। वैसे तो गर्मी में बारिश होने से पहले आप जुताई करते हैं तो उपयुक्त रहता है, जिससे कि जैसे ही पहली बारिश होती है हम फसल बुआई के लिए तैयार रहते हैं तो उस समय आप खेत को अच्छी तरह से तैयार कर सकें। तैयारी के साथ साथ ये भी देखें कि 100 से 150 कुंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर इसमें तैयारी के समय जुताई करके इसमें मिश्रित कर देना चाहिए, जिससे कि हम देखें कि फसल में पानी की कमी को सहने की भी क्षमता बढ़ती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। खाद उर्वरक की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है। इसमें 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन का उपयोग करें और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटास की संपूर्ण मात्रा जब बुवाई करें फसल को उस समय फर्टीसीड ड्रिल के द्वारा आप खेत में दे देना चाहिए। शेष बची हुई जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको हम फसल में जब फसल हमारी 1 महीने की लगभग हो जाती है उस समय उचित नमी की अवस्था में आप खेत में ड्रॉप डेज जिसे कहते हैं छिड़काव द्वारा यूरिया के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। बाजरे की खेती के लिए किसान प्रति हेक्टेयर कितना बीज खरीदें और फसल को रोग एवं कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए बीजोपचार किस तरह से करें, इसके बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। इन प्रजातियों के में देखें कि अच्छे उत्पादन के लिए बीज दर है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए और बीज उपचार होना बहुत ज़रूरी है। या तो कंपनियों से जो बीज आता है वो उपचारित होता है, या तो किसान भाई संकुल का बीज उपयोग कर रहे हैं आप तो हम देखें कि उसे उपचारित कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कार्बनडाजिम जो दवा है उसकी 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को बोने से पहले अच्छी तरह से उपचार कर लें तो हम देखेंगे कि इसमें बीमारियां नहीं आएंगी, उनके लिए नियंत्रण हो जाएगा। अब इसके बाद हम बीज में अच्छे उत्पादन के हिसाब से देखें तो एजोटोबैक्टर जो कल्चर है नाइट्रोजन के लिए जिम्मेदार जिसे मानते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि 200 ग्राम एजोटोबैक्टर कल्चर 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो हम इसमें देखें कि अच्छी तरह मिलाने के लिए आप देखेंगे कि 1 लीटर पानी लें, 100 ग्राम गुड़ उसमें गर्म पानी में मिला करके इस तरह से घोल बना लें और उसे ठंडा हो जाने के बाद बीज पर डालें।
इस कल्चर को छिड़क के अच्छी तरह से मिला दें। तो ये बीजोपचार करने की विधि थी। इसी के साथ हम बुवाई में देखें कि जब विधि की बात आती है तो किसान भाई छिड़कवा विधि से उपयोग करते हैं, जो कि एक अवैज्ञानिक है, नहीं करना चाहिए। फर्टीसीड ड्रिल के द्वारा हम इसकी बुवाई करें। फर्टीसीड ड्रिल में बुवाई करते समय ध्यान रखें किसान भाई, लाइन से लाइन की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर है, पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। इस तरह हम इसको बुवाई करेंगे तो उचित ध्यान रखेंगे कि अच्छा उत्पादन आपको अवश्य रूप से मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे प्रदेश की भूमि लवणीय होती जा रही है और ऐसी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ उपायों को अपनाना होगा, तभी इस तरह की भूमियों पर फसलों की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किस तरह से बनाए इन भूमियों को खेती योग्य, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DS बुंदेला। भारत कल कल बहती हुई सदा नीरा नदियों का देश है। भारतीय जनजीवन के तार नदियों के साथ गहराई से गुंथे हुए हैं। अन्न उत्पादन की बात हो या ग्रामीण जनता के सामाजिक आर्थिक उद्धार की, बाढ़ नियंत्रण की बात हो या फिर ऊर्जा उत्पादन की, हमने सदैव नदियों की ओर ही देखा है। ये जानते हुए कि भारत की अन्न समस्या का समाधान सिंचाई सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, अनेक विशाल नदी परियोजनाओं के द्वारा नदियों के जल की धारा को प्यासे गांवों की तरफ मोड़ा गया। आधुनिक मंदिर कही जाने वाली ये परियोजनाएं हमारी सराहनीय उपलब्धियां हैं। देश को इनसे अत्यधिक लाभ भी हुआ है, लेकिन मिठास के साथ कुछ खटास आ ही जाती है। जहां इन परियोजनाओं से फसल उत्पादन में आशातीत सफलता मिली है, वहीं कुछ क्षेत्रों में हमारे अनुभव अच्छे सिद्ध नहीं हुए। परियोजनाओं के कमान क्षेत्र में जल भराव एवं लवणता जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के कारण फसलों की बढ़ी उत्पादकता टिकाऊ साबित नहीं हो सकी। नहरों द्वारा सिंचाई का एक अपरिहार्य परिणाम है जल स्तर का ऊपर उठना। वैसे तो ये समस्या नई एवं पुरानी दोनों ही नहरों के कमान क्षेत्रों में पाई जाती है। जल स्तर ऊपर उठने के कई कारण हैं। नहरों के जाल से पानी का रिसाव, खेतों में जल का अनुचित प्रयोग एवं प्रबंध और अधिक पानी के प्रयोग वाली फसलों की खेती। इनके अलावा जल निकास की अपर्याप्त व्यवस्था और निकास प्रणालियों का समुचित रखरखाव न होने से भी ये समस्या और अधिक जटिल हो गई। उच्च भूजल स्तर और मृदा लवणता के बीच चोली दामन का संबंध है, इसीलिए जल भराव के साथ ही लवणता की समस्या भी उठ खड़ी हुई। अनेक जगहों पर सफेद लोनी लगे बंजर खेत दूर दूर तक दिखाई देने लगे। इसके अलावा आंशिक रूप से मृदा लवणता से ग्रस्त भूमियां भी उत्पादकता पर चोट करती हैं। ये विकार खेत में बड़े बड़े धब्बों के रूप में विकसित होता है। आर्थिक रूप से लाभकारी न होने के कारण किसान ऐसी भूमि पर खेती करना बंद कर देते हैं। इसीलिए बंजर लवणीय भूमि को नम रेगिस्तान या वेट डेजर्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये लवणीय भूमि जो है ये क्यों बन रही हैं हमारे देश में, तो इनका सबसे पहला कारण जो वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया है, एक तो जरूरत से ज़्यादा जो नहर का पानी और ट्यूबवेल का पानी जो हम फसल में लगाते हैं, तो इस पानी में काफ़ी लवण होते हैं। यदि उदाहरण के तौर पर लें तो जब हम धान और गेहूं एक फसल चक्र एक साल में लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में 1000 किलो लवण लगा देते हैं, जो कि मात्रा बहुत ज़्यादा है और ऐसा कोई अन्य चीज़ नहीं है जो हम खेती में इतना लगाते हैं। और साथ साथ इसकी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो नहरें हैं उनसे जल रिसाव हो रहा है, जो खालें हैं, वाटर कोर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, उनसे भी पानी का रिसाव हो रहा है और उससे जो मार्जिनल और हमारा लवणीय जल है, भूजल है, वो ऊपर आ रहा है। और जब यह भूजल आपके 5 फुट पे आ जाता है तो ये जमीन को बहुत ज़्यादा खराब करना शुरू कर देता है। इससे जो हमारी जलग्रस्त लवणीय भूमि बनती है और जब ये कैटेगरी भूमि की बन जाती है तो इसमें फसलों का नुकसान 50% और उससे ज़्यादा होता है। इन जमीनों को ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तो पहले इसको रोकने का तरीका है कि कम से कम जल जो फसल को ज़रूरत है, जिसमें उसका उत्पादन ना घटे और अधिक से अधिक उत्पादन मिले, उतना जल हम लगाएं, चाहे वो नहर का हो
या आपके ट्यूबवेल का। अपनी भूमि का टेस्ट और पानी का टेस्ट हर 2 साल के अंतराल पर कराते रहें, जिससे उन्हें अपनी भूमि की स्थिति पता रहेगी। मृदा सुधार के अंतर्गत सबसे पहले आप मिट्टी के नमूने की जांच करवाएं। उसमें यदि पीएच की स्थिति लवण दिए है तो आप खेतों में जल भर दें या पलेवा कर देना चाहिए तथा कुछ दिनों तक खेत में पानी को भरा रहने दें, जिससे खेत की मिट्टी में मौजूद लवण और क्षार पानी के साथ घुलकर जमीन के अंदर चले जाते हैं और जो पानी खेत में रह जाता है वो खेत की मृदा में मौजूद लवणों को हटा देता है। इसके बाद जो पानी खेत में भरा रहता है उसको निकाल देना चाहिए। दूसरा ये है कि जो जमीन खराब हो गई है उनके लिए CSSRI ने एक भूमिगत जल निकास प्रौद्योगिकी का विकास किया है और पूरे देश में एवं प्रदेश में ये 71,000 हेक्टेयर भूमि में लगाई जा चुकी है। इससे पाइप का नेटवर्क 5 फुट नीचे जमीन के अंदर बिछा दिया जाता है और जो लवण मिट्टी में होते हैं बरसात के जल या सिंचाई जल के द्वारा उनको घोलकर इन पाइपों के द्वारा निकाल दिया जाता है और ये खराब जमीन 2 साल में लगभग 80% ठीक हो जाती है और 3 साल में पूरी तरह हो जाती है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव नगरा जिला मुरैना के शंकर चौधरी ने। आपने सिंचाई की सूक्ष्म विधियों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको ड्रिप और फव्वारा विधि से सिंचाई करने के जो फ़ायदे हैं किसानों को वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करें अपन स्प्रिंकलर, जिसको फव्वारा संयंत्र बोलते हैं। फव्वारा संयंत्र को प्रयोग करते हैं तो हमको बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे कि एक तो उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होती है उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो किसान खुले पानी का प्रयोग करते हैं उसमें ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि जो अपन फ्लड इरिगेशन जो करते हैं उसमें पानी का बहुत दुरुपयोग होता है और इसमें फ्लड इरिगेशन से लगभग 30-40% पानी की बचत हो जाती है और कम पानी की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जितनी हम कम पानी में इरिगेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम हर 5 दिन से 10 दिन से पानी को यूज करके जो एडवर्स कंडीशन होती है उससे हम उसको बचा सकते हैं। ऐसे ही इसको जो स्थापित करते हैं तो इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, इजीली इसको लगा सकते हैं, किसी भी तरह की फसल में इसको यूज कर सकते हैं। जिस खेत में सिंचाई की जानी हो उसमें फव्वारा सेट को निश्चित दूरी पर लगा दिया जाता है एवं विद्युत अथवा डीजल पंप सेट से जोड़ दिया जाता है। सिंचाई जल पाइपों के माध्यम से नोजलों के द्वारा फसल पर वर्षा के रूप में गिरता है। नोजल दबाव के कारण घूम घूम कर सिंचाई करते हैं। क्यारी एवं नालियां बनाने का झंझट नहीं रहता, जिससे फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ता है और अतिरिक्त उत्पादन मिलता है। फव्वारा सेट को एक आदमी आसानी से एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। सर्दी में पाले से बचाव हेतु तत्काल अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना संभव है। इसके अलावा बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की। तो ड्रिप इरिगेशन में पानी की बचत सबसे अधिक होती है। जितनी भी हमारी जो सिंचाई की विधियां हैं सबसे अधिक ड्रिप इरिगेशन से ही सबसे अधिक पानी की बचत होती है। इसमें
लगभग 70 to 80% के आसपास इसमें पानी की बचत हो जाती है फ्लड इरिगेशन के कंपैरिजन में। इसमें जितना पौधे को आवश्यकता होती है उतना ही हम पानी पौधे को देते हैं, जिससे कि इसका एक फ़ायदा ये है कि पौधे के जड़ के आसपास में पानी दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि जो एरिया पानी कवर कर रहा है पौधे के आसपास में, उसके अलावा पानी जहाँ नहीं लगेगा तो उसमें खरपतवार नहीं होंगे, और खरपतवार नहीं होंगे तो किसान भाइयों की जो एक्स्ट्रा जो मेहनत लगती है खरपतवार निकालने में या उसको दवाइयों से ख़त्म करने के लिए, तो वो बच जाएगी और हमारे इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जो भी प्रोड्यूस लेंगे हम उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इरिगेशन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये और है कि हम इसके साथ में जो उर्वरक होते हैं उसका भी हम इसी ड्रिप लाइन के साथ ही उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम फर्टिगेशन बोलते हैं। फर्टिगेशन का फ़ायदा ये है कि हमको अलग से उर्वरक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जितना पौधे को आवश्यकता होती है उतना ही उर्वरक काम में लेते हैं। और इसमें जो फालतू जैसे हम ब्रॉडकास्ट करके जैसे छिड़कवा विधि से कोई जैसे अपन यूरिया डालते हैं तो उसमें बेकार चला जाता है, लीच हो जाता है, तो इसमें उतने ही उर्वरक की जितने पौधे की आवश्यकता होती है उतना ही हम यूज़ करते हैं। तो इसमें उर्वरकों की जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी कम होती है। अनुदान के लिए हम नज़दीकी जो हमारा कृषि विभाग का कार्यालय होता है, हर पंचायत समिति लेवल पे इसका कार्यालय होता है, और किस तरह से अनुदान मिलता है, कितना अनुदान मिलता है, वो सारी जानकारी हम सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सिंचाई के पानी में रेत, लवण व अन्य कचरे के कारण ड्रिपर के पानी बहाव में अवरोध पैदा हो जाता है, अतः संयंत्र का रख रखाव अच्छी तरह से करना चाहिए। उपयोगकर्ता को स्क्रीन डिस्क फिल्टर व ड्रिपर की समय समय पर जांच करनी चाहिए, और संभव हो तो प्रति सप्ताह फिल्टर की जाली को एक बार साफ करें। चूहों से लेटरल लाइनों की सुरक्षा करें। महीने में एक बार फ्लश वॉल को खोलकर संयंत्र चलावे ताकि जमा लवण निकल जावे। यदि सिंचाई के जल में लवणों की मात्रा अधिक हो तो 6 माह में एक बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल संयंत्र में चलाकर लवण को निष्क्रिय करें। इस दौरान ड्रिपर को पौधों से दूर रखें। सिंचाई के पानी के साथ रासायनिक खाद एवं दवाइयों का प्रयोग करने के तुरंत बाद पाइपलाइनों को अवश्य साफ करना चाहिए। फव्वारा विधि से हम जो सिंचाई करते हैं वो जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उनमें हम कर सकते हैं, जो पल्स डालने वाली है उनमें हम कर सकते हैं, और जो ड्रिप का प्रयोग है वो हम मुख्यतया सब्जियों और जो बगीचे होते हैं फलदार बगीचे उनमें हम अधिक करते हैं। आजकल तो सीरियल क्रॉप में भी जो खाद्यान्न फसलें उनमें भी करने लगे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका महत्व है वो सब्जियों और जो फलदार जो बगीचे होते हैं उसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अपने स्तर पर कैसे करे किसान बीजों का अंकुरण परीक्षण। कृषि कार्यों में प्रयोग होने वाले यंत्रों की जानकारी। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।